all of you. Again we come here for the mechanics of solid lecture. In the previous class we talked about compound bar and solve the numericals on compound bar. So therefore in compound bars we see there are two concepts in order to solve the numericals. Okay, the first concept is static equilibrium equation. Okay, static equilibrium equation, and the second one is compatibility condition. Okay, so therefore before wasting any further time we directly switch to the numerical, and we solve the numericals for compound bars. Okay, for which I select a simple numerical. Okay, here you see three equal spaced rods in the same vertical plane supported a rigid bar AB. Two outer rods are bars of each 600 mm long and 25 mm diameter. The central steel rod is 800 mm long and 30 mm in diameter. Determine the forces in the bars due to an applied load of 120 kN through the midpoint of the bar. The bar remains horizontal after the application of load. Take this the ratio of elastic constants of steel and brass is 2. Before solving this problem, we draw a pictorial representation of this numerical, for which, okay, here you see. Okay, now you see there are three equally spaced rods, brass, steel and brass. Okay, in same vertical plane में है. Okay, rigid bar AB, this is a rigid bar. Okay, two outer rods are of diameters दी हुई है rods की, और जो आपकी सेंट्रल स्टील रड है उसकी लेंथ दी हुई है और डायमीटर दी हुई है. ठीक है, फोर्सेस फाइंड करना है ड्यू टू द अप्लाइड लोड. तो इस क्वेश्चन को देखें, ये कंपाउंड बार है. क्यों कंपाउंड बार है? अगर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, ये कंपाउंड बार क्यों है? क्योंकि इसमें मोर देन 2 बार्स है. ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल, ठीक है, वी नीड 2 इक्वेशंस. ओके, we need 2 equations. The first one is static equilibrium equation, and the second one is compatibility condition. Okay, therefore in order to write these equations, suppose we write a static equilibrium equation. Okay, so for which we make the free body diagram of this rigid bar AB. For which we redraw the figure. Okay, for writing a static equilibrium equation, for static equilibrium equation for rigid bar AB, तो AB के लिए अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे? सपोज कर लीजिए कि आपने एक सेक्शन बना दिया. ठीक है, ये सेक्शन एक्स एक्स है. ठीक है, तो अगर AB के लिए लिख रहे हैं तो AB पे कौन कौन सा फोर्स आएगा? AB पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक 120 किलो न्यूटन है. ब्रास की जो रिएक्शन होगी, जो टेंशन होगा, इसको आपने बोल दिया कि PB. ये स्टील की PS, और इसकी भी PB होगी. इसको आप कुछ देर के लिए समझिए कि एक तरह का रोप है, तो रोप से ये रिजिड बार AB टंगी हुई है. तो इसको रेसिस्ट करने के लिए फोर्स, रोप का टेंशन क्या आएगा? यहाँ से PB आएगा, ब्रास का बना हुआ. यहाँ से PS आएगा, स्टील है, और यहाँ से फिर से PB आएगा.
तो अगर आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखें, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो समेशन ऑफ नौ एज द रिजिड बार is in static equilibrium, तो क्या होगा यहाँ से, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो। यहाँ एक ही फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ देखिए अगर आप इस रिजिड बार ए बी के लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो इस इक्वेशन इस रिजिड बार के लिए वर्टिकल डाउनवर्ड में कितना फोर्स लग रहा है 120, तो आप 120 को माइनस कर दीजिए, प्लस अब इस रड के जो भी फोर्स लग रहे हैं, रड पे जो रेसिस्टिंग फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो ये ब्रास की रड प्रोवाइड कर रही है या स्टील की रड या ब्रास की रड, तो उसको हमने पीबी पीएस और पीबी बोल दिया। क्योंकि दो ब्रास की रड सिमेट्रिक है और वो दोनों सेम मटेरियल की है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं पीबी प्लस पीएस प्लस पीबी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ जो हमारा साइन कन्वेंशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव है और वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव है। ठीक है, हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये आपकी जो रिजिड बार है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और इस रिजिड बार पे वर्टिकल डाउनवर्ड में 120 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसको रेसिस्ट करने के लिए क्या किया है हमने, ताकि ये बिल्कुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, हॉरिजॉन्टल भी रहे। क्वेश्चन के स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ से इसको ध्यान देखिए, द बार्स रिमेन्स हॉरिजॉन्टल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो ये हॉरिजॉन्टल कब रहेगा, जब इसमें किसी तरह का टिल्टिंग नहीं आएगा। तो अभी ये ब्रास स्टील और जो ब्रास की रड आपको दिख रही है, आउटर में ब्रास की रड है और मिडिल में स्टील की रड है, इसको आप कुछ देर के लिए रोप समझिए। तो ये रोप से टंगी हुई है, तो जैसे रोप में टेंशन होता है उसी तरह से इसमें आप ये मान लीजिए कि जो ब्रास में जो टेंशन आएगा रड में, उसको पीबी, इसको वर्टिकली अपवर्ड होगा, ये भी स्टील के लिए पीएस होगा और ये भी पीबी होगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम द फोर्स बैलेंस इक्वेशन से क्या कह सकते हैं कि 2pb देयरफॉर 2pb प्लस PS इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके पास ये आ गया। अब ऐसा आप कह सकते हैं कि एज द बार फॉर कंपैटिबिलिटी रिलेशन, एज द बार remains horizontal after the application of load, after the application of load, the elongation of each bar is same. The elongation of each bar, each of the brass and steel bar is same। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखिए। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है कि ये जो आपकी रिजिड बार ए बी है इसको हॉरिजॉन्टल रहना है। तो ये हॉरिजॉन्टल कब रहेगी, जब दोनों ब्रास हो चाहे स्टील हो, उसका जो इस लोड एक लगने के कारण जो एक्सटेंशन होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि ए बी को हॉरिजॉन्टल रहना है। तो ए बी हॉरिजॉन्टल कब रहेगी, जब ब्रास या स्टील जो रड जो यहाँ से फिक्स इन से फिक्स्ड है, तो जो 120 किलो न्यूटन लगने के कारण जो इसमें एक्सटेंशन आएगा वो सेम होगा। अगर ये एक्सटेंशन सेम नहीं होगा तो ब्रास स्टील की जो डिफ्लेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। तो अगर इस रड को इस प्लेट को हॉरिजॉन्टल रहना है तो ब्रास की जो इलोंगेशन होगी और स्टील की इलोंगेशन सेम होगी। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ये जो आपकी ए बी जो है वो आपकी जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगी। इसको आप फिजिकली भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि फ्रॉम द देयरफॉर फ्रॉम compatibility relation from compatibility condition आप क्या कहेंगे कि जो एक्सटेंशन होगी ड्यू टू दिस एप्लीकेशन ऑफ 120 किलो न्यूटन, वो क्या होगी, दोनों की ब्रास और स्टील की वो क्या होगी, सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन एक्सटेंशन इन ब्रास इक्वल टू एक्सटेंशन इन स्टील, यहाँ से ये है। अब फ्रॉम हुक्स लॉ से ये आपकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हुक्स लॉ से डेल्टा बी को आप क्या लिखिएगा, पी एल अपॉन ए बी। तो फोर्स ब्रास में कितना था, आप उस डायग्राम में आइए। तो ब्रास में आपने जो फोर्स अप्लाई किया था वो थी आपकी पी बी, ठीक है। यहाँ से इसमें फोर्स कितना था, पी बी था। स्टील में पी एस था, और यहाँ भी ये ब्रास रड है तो ये भी पी बी था। तो अगर हम ब्रास का एक्सटेंशन लिखें तो इसमें फोर्स क्या होगा, पी बी होगा, पी बी इंटू लेंथ ऑफ ब्रास अपॉन एरिया ऑफ ब्रास इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। क्लियर। सिमिलरली फॉर स्टील यू राइट पी एस लेंथ ऑफ स्टील एरिया ऑफ स्टील गुना यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। नहीं, हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, देन हम इक्वेशन 2 को लिख देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, ये कुछ चीज़ें आपके लिए नोन है। देखिए यहाँ से देखिएगा आप, तो इस फिगर को देखने के बाद एल बी नोन होगी आपके लिए, एल एस नोन होगी, एरिया भी नोन है दोनों की, और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ई एस है, ये भी है, तो ये दोनों का आपको रेशियो भी दिया हुआ है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसलिए पी बी यहाँ से क्या होगा, अगर आप पी बी को लिखना चाहें तो पी बी क्या होगा, एल एस अपॉन एल बी इंटू ई बी अपॉन ई एस गुना, अब ऐसा कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ब्रास अपॉन एरिया ऑफ, ठीक है, इंटू पी एस, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब लेंथ ऑफ जो स्टील है उस डायग्राम में देखिए, स्टील रड की लेंथ कितनी है, आई थिंक 800 mm है। स्टील रड की लेंथ कितनी है, 800 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक 800 mm है। अगर आप फिगर को रिड्रॉ कर लें, ठीक है, तो अगर आप फिगर को रिड्रॉ कर लें, ओके, तो यहाँ से ये फिगर थी, ठीक है, यहाँ से देखिए स्टील रड की लेंथ कितनी है, 800 mm, ओके, और ब्रास की लेंथ है 600 mm। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, लेंथ ऑफ स्टील 800, लेंथ ऑफ ब्रास 600, ओके। ई बी अपॉन ई एस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई थिंक 2 है, ओके, क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई थिंक जो ई बी अपॉन ई एस है वो 2 है, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगी, ठीक है, ये 2 हो गई। एरिया को क्या लिख सकते हैं आप, एरिया हो गई दोनों की π/4 डी बी स्क्वायर एंड π/4 डी एस स्क्वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इंटू पी एस, ओके। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 800 अपॉन 600, ओके, रेशियो हो गई उसकी 1/2। यहाँ देखिए दोनों में π/4 कैंसल आउट हो जाएगा। जब π/4 कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, डी बी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, और यहाँ पी एस तो था ही, ठीक है। तो ये बचेगा आपका डी बी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर इंटू पी एस। सिंपल कैलकुलेशंस है। यहाँ से डी वी की वैल्यू कितनी है, 25 mm है, और डी एस है आपका 30 mm, मतलब डायमीटर ऑफ जो ब्रास है वो 25 mm है,
और डायमीटर ऑफ जो स्टील है वो आपके 30 है। देखिए यहाँ से क्लियर है, 30 mm स्टील की डायमीटर है, इसकी 25 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आएगा आपको 800/600 अपॉन हाफ, DB स्क्वायर है 25 mm का स्क्वायर, और ये 30 mm का स्क्वायर, ये mm है। ठीक है, इंटू PS। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, रिलेशन क्या आएगी PB और PS में। देयरफॉर PB जो होगी वो होगी आपकी 0.463 PS। ये इक्वेशन 2 आ गई आपकी। ये कहाँ से आई है आपकी, फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी रिलेशन से। तो आपके पास दो इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या था 2PB जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम से आपने लिखा था, प्लस PS इक्वल टू 120 किलो न्यूटन, ये इक्वेशन 1 था आपका। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप PB की इन टर्म्स ऑफ PS, तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्थ इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, तो 2 इंटू PB, तो ये हो गया 0.463 PS प्लस PS इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। तो यहाँ से इसलिए PS कितना आएगा, सॉल्व करिएगा इसको, तो यहाँ से PS आ जाएगी आपकी 62.3 किलो न्यूटन। तो PB कितना आ जाएगा रिलेशन से, PB आ जाएगा आपका 28.84 किलो न्यूटन। क्यों ऐसा आ जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंस PB कितना था आपका 62.3 किलो न्यूटन। तो PS जो है, सॉरी PB जो है वो 0.463 PS है। तो यहाँ से PS कितना हो जाएगा 62.3 62 सॉरी ये PS की वैल्यू थी ना, वही तो बोले कुछ मिस्टेक है इसमें, इट्स अ PS। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ से। अब ये एक्चुअल में हम लोग PB निकाल रहे हैं, देयर इज अ मिस्टेक। तो यहाँ से हो जाएगा ये 0.463, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा आपका 28.84 किलो न्यूटन। ओके, क्वेश्चन में आई थिंक यही पूछ रहा था। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, काफ़ी सिंपलेस्ट है। एक कंपाउंड बार का एग्जांपल है, जिसके एक फिक्स प्लेट पे, इसको आप प्लेट कह लीजिए या बार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 3 तरह के रड से बिल्कुल फिक्स करके इसको हैंग किया गया है। कंडीशन ये है कि 120 किलोमीटर लोड लगने के बाद इसमें जो बार का जो एक्सटेंशन है वो इस तरह से है कि इस AB को हॉरिजॉन्टल रहना है। तो हॉरिजॉन्टल कब रहेगा ये, जब स्टील की और ब्रास की एक्सटेंशन सेम होगी तभी ये हॉरिजॉन्टल रह पाएगा, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा। तो आपके पास दो ही इक्वेशन है, एक है आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन जहाँ से आप फोर्स को बैलेंस करते हैं, और दूसरा है आपका कॉम्पेटिबिलिटी रिलेशन जहाँ से आप मोर और लेस डिफॉर्मेशन के इक्वेशंस को राइट अप करते हैं। तो इस तरह से आप ये इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि दो इक्वेशंस को लिखा, क्या क्या हमें चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, स्टैटिक इक्वेशन से हमने इस रिजिड प्लेट जो AB था या बार इसको भी कह लीजिए, उसका फोर्स बैलेंस का इक्वेशन लिखा। तो इस प्लेट में, इस रिजिड बार में अगर आप कोई भी एक सेक्शन कर दीजिएगा, जैसे यहाँ से देखें हम लोग, जैसे मान लो यहाँ हमने सेक्शन कर दिया, तो आपको इस ब्रास में इसकी फोर्स दिखेगी, जो मान लीजिए कि एक तरह का रड है या रस्सी है, कुछ भी मान लीजिए। तो आपका ब्रास में क्या दिखेगा, फोर्स PB दिखेगा जो वर्टिकली अपवार्ड होगा। सिमिलरली स्टील में PS दिखेगा, और जो आउटर वाली ब्रास है उसमें भी आपको PB दिखेगा ड्यू टू सिमेट्री। तो फोर्स बैलेंस करेंगे हम, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से वर्टिकली अप में ये इसका फोर्स बैलेंस हो गया। ठीक है,
तो ये इक्वेशन होगी। अब बार्स को हॉरिजॉन्टल रहना है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रड की जो इलोंगेशन वो सेम होगी, मतलब दोनों आउटर ब्रास रॉड की और इसकी स्टील की। फिर हमने हुक्स लॉ से पी एल अपॉन ई दोनों की वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्या किया हमने, जो डेटा गिवन थे उसको पुट करके हमने रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया पी बी एन पी एस में। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 से अब वो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन था फोर्स के टर्म्स में, उसको हमने रिड्रॉ किया और फिर से हमने वैल्यूज फाइंड कर ली पी बी एन पी एस की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोन हो गई, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आई होप you understand the lecture, and we meet again for the next class. Thank you.